स्वागत है आप सभी का फिर से द ब्रेनी पाठशाला पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। जब भी कुछ नया होता है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि पुराने वाला क्यों नहीं, मतलब इस नए की जरूरत क्यों पड़ी। तो वैसे ही जब भी इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म की बात आती है तो हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्यों इंडिया को जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की 1991 में। तो देखिए, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसकी मिठाई की दुकान थी पहले, अभी वो क्या कर रहा है, करंटली नमकीन कुरकुरे ये सब बेच रहा है, मतलब नमकीन प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है। तो मैंने उसको पूछा, भाई तुझे क्या जरूरत पड़ गई नमकीन बेचने की? तो बोला मिठाई की दुकान में कुछ मजा नहीं है, मतलब ना तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उल्टा रेंट भी मुझे अपनी जेब से देना पड़ रहा है, और खाने के लिए पैसे किससे लोन ले रहा हूँ? रिश्तेदारों से उधार ले रहा हूँ, वो भी परेशान है मुझसे, अब लोन देने से वो भी मना कर रहे हैं। सेविंग तो दूर, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वाइव करने के लिए भी रिश्तेदारों से लोन ले रहा हूँ। ठीक उसी तरीके की कंडीशन इंडियन इकोनॉमी की थी। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, देखो 1991 से पहले जो पॉलिसीज थी, मतलब महेश की या जिस भी पर्सन की, मेरे दोस्त की दुकान जो थी मिठाई की, वो अच्छे से उसको चला नहीं पा रहा था, डिमांड भी उसकी कम थी। तो उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी की जो पॉलिसीज थी वो अच्छी नहीं थी, कुछ ट्रेड बैरियर्स थे, कुछ लाइसेंस राज था, तो वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। तो ये याद रखना कि प्रॉफिट नहीं था, अच्छी पॉलिसीज नहीं थी, इस वजह से इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी अभी के लिए। बाकी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया को जरूरत पड़ी, ऐसी क्या जरूरतें पड़ गई कि इंडिया को अपनी सारी की सारी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। लेकिन उन चीजों को जानने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स है उनको जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो टर्म हमारे पास है दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। अपने आप में एक टर्म है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता क्या है? देखिए, रिफॉर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रीफिक्स इसका री प्लस फॉर्म, मतलब रिकंस्ट्रक्टिंग द इकोनॉमी, कंस्ट्रक्टिंग द इकोनॉमी इन अ न्यू वे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम नए वे में कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसके बाद में एक टर्म आएगा ट्रेड डेफिसिट। देखिए, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? When import of a country is more than its export, मतलब कंट्री का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है, और उसी वजह से बहुत सारी परेशानियां उसको झेलनी पड़ती है। अगर किसी कंट्री का, मेरे घर का लोन ज्यादा है, मेरा कमाना कम है, सो क्या होगा, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग विद इंडिया एट दैट टाइम, कि इंपोर्ट जो था दैट वाज फार मोर देन इट्स एक्सपोर्ट। सो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ट्रेड डेफिसिट आप याद रखना, इंपोर्ट जब किसी कंट्री का एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, व्हेन इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री इज मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। अगला जो टर्म हमारे सामने आएगा दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए ये जो टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री, मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शन किसी कंट्री के होते हैं किसी भी रेस्ट ऑफ इकोनॉमी के साथ। मतलब इंडिया का जो ट्रांजैक्शन है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कैसा है, कितना इंपोर्ट कहां से हमने किया, कितना एक्सपोर्ट किसी को दिया। सो दैट इज, वो एक अकाउंट हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट। जो शीट पे पूरा का पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, एक शीट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक अकाउंट है जहां पे हम अदर कंट्रीज के साथ, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जितना हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, ब्रिटेन से कितना आया, अमेरिका से कितना आया, रशिया को कितना दिया, तो एक शीट बनाई जाती है, एंड दैट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो जब डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर से हम रिवाइज करते हैं, ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ए इकोनॉमी और ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ किसी कंट्री का ट्रांजैक्शन कैसा है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगेन आगे एक टर्म आता है फिजिकल डिसिप्लिन। सो फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है? बेसिकली देखिए, दो तरीके की पॉलिसीज बनती है किसी कंट्री में, या इंडिया की जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसीज कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। अब देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। किस लिए बनाती है वो पॉलिसीज गवर्नमेंट? टू रिड्यूस द लोड ऑफ डेब्ट एंड डेफिसिट। मतलब किसी कंट्री की जो भी, या हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बेसिकली कुछ पॉलिसीज बनाती है, एफर्ट्स लगाती है, ताकि उसके ऊपर जो डेब्ट है और जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा, और डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन या ऋण। तो उस पे जो ऋण है वो कम हो जाए। देखिए,
So now we will discuss about why did India need economic reform in 1991. तो क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक नीतियों में सुधार की जरूरत पड़ी? देखिए, जब भी हम कुछ सुधार करते हैं तो हमें सबको पता है कि पीछे कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही है. So surely there were some long term reasons as well as some immediate reason at that time. So जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रीजंस की, तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म रीजंस थे. जैसे इंडिया की जो पॉलिसी फॉर्मेशन थी वो अच्छी नहीं थी. इंडिया में लाइसेंस राज था, इस वजह से इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिव नहीं थी. मतलब जो प्रोडक्शन था दैट वाज लो. ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बढ़ता चला जा रहा था. बिकॉज ट्रेड डेफिसिट की हमने डेफिनेशन पढ़ी. इंपोर्ट क्या था? एक्सपोर्ट से जब ज्यादा था, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट हो रहा था. ट्रेड डेफिसिट में हमने क्या पढ़ा कि जब किसी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है दैट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट. उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो इमीडिएट फैक्टर था, तो उन सबके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम जानते हैं. सबसे पहला जो रीजन था वो था एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू. मतलब जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज मोर देन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो कंट्री की इकोनॉमी थी, देखिए तीन तरीके की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है. पहली होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी इनका मिक्सचर होता है. तो इंडिया ने 1947 के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई. लेकिन देखिए क्या होता है, व्हाट हैपेंड कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने किसको प्रायोरिटी दी? सो इंडिया हैज गिवन प्रायोरिटी टू सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी. मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में दो तरीके की इकोनॉमी है, जहां पे हम प्रायोरिटी किसको, प्रॉफिट को सेट कर देते हैं, दैट इज कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी. एंड जहां हम प्रायोरिटी सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट को या सोशलिस्टिक चीजों को सेट कर देते हैं, दैट इज सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इंडिया ने जो इकोनॉमी अडॉप्ट कर रखी थी दैट वाज सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी. अब देखिए होता क्या है, बेसिकली हम सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो था वो ज्यादा होता जा रहा था. एंड दैट इज व्हाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू अकर्ड. मतलब जो हमारा रेवेन्यू था, गवर्नमेंट का जो कमाई का जरिया था वो कम था, और गवर्नमेंट का खर्चा था दैट वाज फार मोर देन द रेवेन्यू. सो दैट इज व्हाई एक इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी ताकि हम लोग इसको सही कर सकें. द सेकंड रीजन वाज ओवर प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज. देखिए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी, देयर वर सम इंडस्ट्रीज दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. देयर वर सम इंडस्ट्रीज दैट वर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट उनको बार बार प्रोटेक्ट कर रही थी. मतलब कुछ इंडस्ट्री जो घाटे में चल रही है उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है, तो हमें एक्सपेंडिचर वहां भी लगाना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई हमें जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की. जो चीजें एक दूसरे से देखिए रिलेट होती चली जाएंगी और आगे बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का. बहुत बुरा इंडिया के साथ हुआ था 1990 के टाइम पे, जो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में. तो एंड तक आप इसको देखिए. लॉस इन पब्लिक सेक्टर वाज इंक्रीजिंग. अब देखिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा था, पब्लिक सेक्टर पे हम लोग इन्वेस्ट तो कर रहे थे लेकिन उसमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था. और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जो था, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट था बहुत कम था. मतलब हमारे इकोनॉमी में ऐसे रिसोर्सेज हम लोग डेवलप नहीं कर रहे थे जो आगे हमारी इकोनॉमी को ब्रॉडर बनाए. सो दैट इज व्हाई पब्लिक सेक्टर यूनिट जो था वो लॉस में चला जा रहा था, बार बार लॉस में चला जा रहा था. और कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके. देखिए पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में एक फर्क होता है, प्रोडक्टिविटी का फर्क होता है. मतलब प्राइवेट सेक्टर यूनिट में जो कोई इंसान काम करता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर यूनिट. क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट में और प्राइवेट सेक्टर यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो मोटिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, और यहाँ पे सोशलिस्टिक सर्विस हो जाता है. सो दैट इज व्हाई प्राइवेट सेक्टर इमरजेंस हो रहा था, पब्लिक सेक्टर का घाटा जो था वो बात धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, वो पुअर था. मतलब हम लोग ऐसे रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर रहे थे यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट दे कैन मेक आवर इकोनॉमी प्रॉपर, और इकोनॉमी का जो मैकेनिज्म था वो प्रॉपर बना सके. और ये सारे रीजंस होते चले जा रहे थे. मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू इट्स पॉलिसीज. देखिए जो 1947 से 1991 तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनका मिसमैनेजमेंट आ रहा था, होता चला जा रहा था. देखिए जब हम बात करते हैं 1973 में MRTP एक्ट आया, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट आया 1973 में. उसने क्या किया, उसने बोला कि जिसका 20 मिलियन रुपीस से ज्यादा का प्रोडक्शन है वो क्या करे, सर्टेन इंडस्ट्री को लिमिट कर दिया वहां तक. तो
उन सारे रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स की वजह से इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ नहीं रहा था, और इंडिया किस पे डिपेंडेंट था, अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट था उसके कंजम्पशन के लिए। सो दैट इज वाई जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे खराब होती चली जा रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था, जो इमीडिएट फैक्टर इमर्ज हुआ 1990 के टाइम पे, देखिए जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अगस्त 1990 सॉरी, तो तब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था दैट वाज ऑलमोस्ट 3.1 बिलियन डॉलर्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 3.1 बिलियन डॉलर था। जो रिजर्विंग कैपेसिटी थी हमारे एक्सचेंज की वो 3.1 बिलियन डॉलर थी। और जनवरी 1991 तक आते आते सिचुएशन खराब हो गई, 896 मिलियन, मतलब ये 3.1 खरब हो गया और ये 89.6 करोड़ ही हो गया। 89.6 करोड़ डॉलर हमारी कैपेसिटी रहेगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जो कि उससे पहले 4 महीने पहले जब हम अगस्त 1990 की बात करते हैं 1990 की, तो वो थी 3.1 बिलियन डॉलर्स। सो यहां पे सिचुएशंस खराब होनी स्टार्ट होती है। और देखिए क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया इंडिया का, उसका रीजन क्या था, गल्फ वॉर चल रहा था उस टाइम पे, और ऑयल की जो प्राइसेस थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जा रही थी। द अदर रीजन वाज जो हमारे रेमिटेंस थे, जो हमारे लोग थे वो वहां पे रह रहे थे गल्फ कंट्रीज में, दे स्टार्टेड लेफ्टिंग द प्लेस, उस प्लेस को उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से जो लोग यहाँ आ रहे थे, अब देखिए वो लोग जब वहां कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, तो वहां से कुछ पैसा लेके यहाँ आ रहे थे, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड हो रहा था। लेकिन जब उन लोगों ने वहां से हटना स्टार्ट कर दिया, वहां काम करना बंद कर दिया, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो हमारी कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एंड 1991 तक आते आते इट वाज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट दैट इंडिया कुड रेयरली बेयर द सिचुएशन टिल 3 वीक्स ऑफ इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट्स 3 वीक का इंपोर्ट कर सकता था। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में इंडिया के पास एक ही सोर्स था और वो था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो एड ले, सहायता ले, और वही हुआ। इसके बाद में देखो क्या होता है, बेसिकली 1972 से ही हम लोग एग्रीकल्चर के लिए लोन लेना स्टार्ट कर चुके थे वर्ल्ड बैंक से या IMF से, तो वो लोन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद में 1991 की जो सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में क्या होता है देखिए, IMF की बेल आउट डील हुई, मतलब IMF ने कुछ कंडीशंस पे लोन दिया, 20 टन ऑफ गोल्ड टू स्विट्जरलैंड एंड 47 टन ऑफ गोल्ड टू इंग्लैंड। मतलब कंडीशन क्या थी कि 20 टन गोल्ड हमें स्विट्जरलैंड को देना था और 47 टन गोल्ड हमें इंग्लैंड को देना था। और 1991 में तो कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि इंग्लैंड के लिए सोना भेज दिया भी गया था। तो वहां पे कंडीशन बिगड़ना स्टार्ट हुई। अब इंडिया के उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में वो PM भी बने इंडिया के, मनमोहन सिंह, और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। तो जुलाई 1991 में उन्होंने ऑफिस संभाला और तभी से इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सारा का सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को जाता है, बिकॉज जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था दैट वाज लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी लीडरशिप में ही वो काम हुआ था। देखिए होता क्या है, बेसिकली हमारा जो IMF ने लोन दिया उस टाइम पे इंडिया को, अब देखो क्या होता है, कंडीशंस ऐसी हो गई कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसा कितना कम हो गया। इसके अलावा हम लोग इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, एक्सपोर्ट हमारा कम था, क्योंकि इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो हमारा लेस डेवलप था। और उसका रीजन क्या था, देखिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना खराब था, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वाज सेवरली डैमेज्ड। कैसे था वो, देखिए 80 टाइप्स ऑफ एजेंसी से हमें क्या करना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। मान लो मुझे कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, अब मैं जा रहा हूं, 1 से 2 से 3 से 5 तक अप्रूवल लेना चलता है। लेकिन जब 80 एजेंसी से हम अप्रूवल लेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे पीपल विल डिसाइड, वो लोग डिसाइड करेंगे, तो मैं क्या सोचूंगा, रहने दे यार, हमसे नहीं होगा। इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था इंडिया का दैट वाज लेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और इसीलिए इंडिया का इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा था, कुछ ही इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा, गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप था किसमें, फर्म में। आप फर्म क्या खोलेंगे,
आप फर्म कितनी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे, आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपकी कैपेसिटी एक्सटेंड होगी तो आप हमें बताएंगे। तो ये सारी रीजंस थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम कर दिया। क्योंकि देखिए 1951 में आईडीआरए आया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो रेगुलेट करता था इंडस्ट्री को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता था। अब देखिए उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती थी किसमें, एंट्री ऑफ फर्म, कौन सी फर्म मार्केट में एंट्री लेगी। क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था दैट वाज सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी 1991 से पहले। मतलब हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी तो होगा लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, पब्लिक सेक्टर को देंगे या फिर सोशल वेलफेयर को देंगे। तो इस वजह से, और देखिए सोशल वेलफेयर अपनी जगह पे अच्छा है लेकिन सब कुछ सोशल वेलफेयर पे दे देना, और जब हम प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो सोशल वेलफेयर कहां से करेंगे। मतलब मुझे अगर कोई चीज अफोर्ड करनी है, मैं कुछ चीज लेना चाहता हूं, देन I should earn something, yes, I should earn money to consume that particular thing। तो मेरे पास जब रेवेन्यू का रिसोर्स ही नहीं होगा तो मैं कहां से उसको अफोर्ड कर पाऊंगा। तो यही रीजन रहा कि द गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज ऑलमोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म्स बिहेवियर, लाइक एंट्री ऑफ बिहेवियर, कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। जैसे 1973 के एमआरटीपी एक्ट की हमने बात की, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो एक्ट आया उसमें भी यही किया गया कि 20 लाख रुपीस से ज्यादा का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फिर आपको बताना पड़ेगा सारी चीजें। सो ये सारी चीजें थी जो इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म की जरूरत हमें पड़ी। क्या जरूरत थी, देखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर वाज मोर देन द रेवेन्यू। दूसरा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था दैट वाज नॉट प्रॉपर। इंडस्ट्री के लिए जो लाइसेंस राज था, ऑलमोस्ट 80 टाइप्स ऑफ एजेंसीज वर देयर, जो जिनको हम सेटिस्फाई करें अपने लाइसेंस के लिए। मुझे किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, देन आई हैव टू सेटिस्फाई दोज इंडस्ट्रीज टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था वो पुअर था, मतलब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करवा रहे थे हमारी इकोनॉमी को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होती है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी के मैकेनिज्म को प्रॉपर करने के लिए। नाउ इन्फ्लेशन वाज अनदर रीजन। देखिए इन्फ्लेशन 1966 के अराउंड इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्शन था पहले से कम था और कम हो गया और हमने चीजें इंपोर्ट करना ज्यादा स्टार्ट की। इंपोर्ट पे जो टैक्सेस थे वो ज्यादा थे, एक्सपोर्ट जो कर रही थी अदर कंट्रीज, इंपोर्ट बैरियर्स थे। तो 1991 के टाइम पे 1991 से पहले 1966 में इन्फ्लेशन रेज होता चला जा रहा था। इसके अलावा ग्रोथ रेट वाज अनदर रीजन, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज। द हिंदू ग्रोथ रेट टिल 1951 से 1980 दैट वाज 3.5%। सो उसके बाद में 1991 के बाद में 5% से ज्यादा हमने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रोथ रेट था वो भी इतना प्रॉपर नहीं था, सो द ग्रोथ रेट वाज आल्सो इन पुअर कंडीशन। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम की इंक्रीज की जब हम बात करते हैं तो वो भी कम था। तो ये सारे रीजंस थे जो प्रोवोक कर रहे थे क्योंकि पॉलिसी जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट फैक्टर था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की हमने बात की। सो इंडिया के पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 3 वीक्स का इंपोर्ट बियर कर सके। सो दैट इज व्हाई an immediate economic reform was needed at that time by Indian government और वही काम किया। देखिए 1991 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1991 के टाइम पे इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया। सबसे पहला जो मेजर उन्होंने लिया था रिफॉर्म में, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करके उन्होंने कोशिश की बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कंडीशन में लाने की। बट उस टाइम पे क्या एविडेंस आया, देखिए इट वाज एविडेंट बिफोर देम दैट ओनली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो ही इसका जिम्मेदार नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंज हमें करने होंगे क्योंकि अंदर से जब तक इंपोर्ट की डिमांड कम नहीं होगी एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे। पहली चीज इंपोर्ट की डिमांड हमें कम करनी है, अंदर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी इंक्रीज करनी है सो दैट वी शुड नॉट डिमांड टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा ज्यादा हो पाएगा। और आज की जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एनफ अमाउंट में, तो ये सारे रीजन थे। उसके बाद हम बात करते हैं आईएमएफ लोन ग्रांट की। तो आईएमएफ ने एक एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने सेंड की, इंडियन गवर्नमेंट सेंट एन एप्लीकेशन टू आईएमएफ लोन ग्रांट करने के लिए ऑन 12 जनवरी 1991। और तो दो कंपोनेंट में लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ 12 नवंबर
दो कंपोनेंट में लोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहला जो कंपोनेंट था उसमें इंडिया को $250 मिलियन का लोन मिला 20 इयर्स के लिए, और दूसरा $183 मिलियन का लोन मिला 5 इयर्स के लिए था। देखिए हमने बात की 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले के रीजंस के लिए कि क्या रीजंस थे जिन्होंने प्रोवोक किया इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या नई पॉलिसीज इंडिया ने अडॉप्ट की एंड हाउ इंडियन गवर्नमेंट रीडिफाइंड इट्स पॉलिसीज एंड न्यू स्कीम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।